तो अगर वेटनरी इम्पोर्टेंस की कुछ डिजीज़ेस के नाम लेने हो तो मैं कहूँगा अफमडी, इसके अलावा हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, ब्लैक क्वार्टर और एंथ्रेक्स। ये कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये रखती है वेटनरी फील्ड में, तो इसको पूरा करना ज़रूरी है। एंथ्रेक्स को हम आज पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके सिनोनिम्स यानी अदर नेम से भी बात कर लेते हैं। वुल स्टोलर्स डिजीज़। वुल स्टोलर्स डिजीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि वुल इंडस्ट्री में जो वर्कर्स होते थे उनमें जो वुल को एक्सट्रैक्ट करते थे उनमें इन्हेलेशन से ये डिज़ीज़ आ जाती थी, क्योंकि ये डिज़ीज़ जूनोटिक है, एनिमल से ह्यूमन में ये आ जाती है। जबकि इतनी इतनी ज़्यादा जूनोटिक है ये डिज़ीज़ कि अगर पता लग जाता है कि एनिमल की डेथ एंथ्रेक्स से हुई है तो उसका पोस्टमार्टम भी नहीं करते, ताकि जो पोस्टमार्टम करने वाला है वो अफेक्टेड ना हो जाए। उसके अलावा रेग पिकर डिजीज़, ये भी वही है जो एनिमल उस एनिमल के हाइड्स वगैरह से जो रेग उठाते थे वगैरह, उन वर्कर्स को जो है वही सेम प्रोसेस से बाय टचिंग या इन्हेलेशन से ये जो है वो खुद भी कॉन्टामिनेट ना हो जाए, उनकी भी डेथ ना हो। और जो एंथ्रेक्स का स्प्लिन पे जो इफ़ेक्ट होता है उसकी वजह से एंथ्रेक्स को स्प्लेनिक फीवर भी बोलते थे। मेलिग्नेंट पास्चूल, ये जो स्किन पे क्यूटेनियस एंथ्रेक्स जो होता है उसमें स्किन पे जो लेशंस आ जाते हैं उसके बेसिस पे हम एंथ्रेक्स को मेलिग्नेंट पास्चूल भी बोल देते हैं। और कार्बन एक फ्रेंच वर्ड है जो कि बहुत बार इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट में भी इसको यूज़ किया जाता है एंथ्रेक्स के लिए। अब इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है कि एंथ्रेक्स एक पर एक्यूट डिजीज़ है जो कि बेसिलस एंथ्रेक्स द्वारा की जाती है, जो कि एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, विच इज़ कैरेक्टराइज बाई सेप्टिसेमिया। सेप्टिसेमिया क्या होता है? ब्लड पॉइजनिंग को बोलते हैं। जब कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगी ब्लड में एंटर करके थ्रू आउट बॉडी फैल जाएगा, इन्फेक्शन कर देगा बॉडी में, तो वो हो गया सेप्टिसेमिया। सो इट इज़ कैरेक्टराइज बाई सेप्टिसेमिया एंड सडन डेथ। अचानक से सबसे बड़ा सिम्टम तो इसका यही होता है कि अचानक से डेथ हो जाती है एनिमल की, accompanied by exudation of terry blood from the orifices of the carcasses। और जो इसका जो डेड बॉडी होगी उसमें जितने भी इसके नेचुरल ओरिफिसेस है, नाक, कान, मुंह और जितने भी उसके नेचुरल ओरिफिसेस है, वहाँ से ब्लड की ऊजिंग स्टार्ट हो जाएगी। इट इज़ मेनली अ डिजीज़ ऑफ हर्बीवोर एनिमल्स। ये मतलब मेजरली हर्बीवोर्स एनिमल में ही होती है। उसके अलावा ये डिजीज़ जूनोटिक है, ये एनिमल से ह्यूमन में भी आ सकती है। कैटल, हॉर्सेस, म्यूल वगैरह ये थोड़े रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन इनके अंदर भी ये पाई जाती है। मेनली ये हर्बीवोर की जो है ये डिजीज़ है। और अब एपिडेमोलॉजी की इसकी हम बात कर लेते हैं तो वर्ल्ड वाइड ये डिजीज़ स्प्रेड है। इंडिया में ये सीजनल है, रेनी सीज़न के टाइम पे इंडिया में ये होती है। अगर हम होस्ट की बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया हर्बीवोर्स में ये मोस्टली पाई जाती है, ह्यूमन में भी हो सकती है। कैटल, शिप और गोट जो है ये मोस्टली ससेप्टिबल होते हैं इस डिज़ीज़ के लिए, हर्बीवोर्स ही है। हॉर्स और म्यूल जो होते हैं वो थोड़े रेजिस्टेंट होते हैं, पिग, डॉग, कैट थोड़े और रेजिस्टेंट होते हैं। इसके अलावा हम इसकी इटियोलॉजी की बात करेंगे, कोज की बात करेंगे यहाँ पे, तो बेसिलस एंथ्रेसिस जो कि एक ग्राम पॉजिटिव कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, रोड शेप स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है ये। और जब हम इसकी स्टेनिंग करेंगे तो इसकी कैप्सूल पर्पल टू रेड स्टेन भी देगा। और इस डिज़ीज़ का जो स्प्रेड करने का मोड ऑफ ट्रांसमिशन, स्प्रेड करने का मेथड है, वो बेसिकली जो स्पोर्स है इनका इंजेक्शन या इन्हेलेशन है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि कारकस को आपने कहीं पे दबा के, कारकस को आपने ओपन छोड़ दिया, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा है वो डिके कर गई, सालों साल उसकी बॉडी को हो गए, फिर भी अगर आप उसके पास जाते हैं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये कैप्सुलेटेड है। ये 100 साल तक इसके जो स्पोर्स है वो वायबल रहते हैं, 100 साल तक वो इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो इसको डम किया जाता है, इसके कारकस को भी ज़मीन के बहुत अंदर। अब इसकी पैथोजेनेसिस की हम बात कर लेते हैं। पैथोजेनेसिस में क्या होगा कि जो बैक्टीरिया कोज करता है एंथ्रेक्स, वो उसके दो पार्ट होंगे, एक तो कैप्सूल और एक एक्सोटोक्सिन। जो कैप्सूल वाला पार्ट होगा
वो बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट रखेगा वो फेगोसाइटोसिस से। और उसके अलावा जो एंटीबॉडीज़ उस पर एक्ट करेगी वो भी उसे न्यूट्रलाइज ना कर सके, उसका मेन रीज़न होगा कैप्सूल। और जो एक्सोटॉक्सिन वाला पार्ट है वो लिथल इफ़ेक्ट करेगा जो होस्ट सेल होगा उसके ऊपर। वो बेसिकली क्या करेगा, इडीमा कोज करेगा और टिश्यू डैमेज कर देगा। अब एक्सोटॉक्सिन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो इडिमा फैक्टर जिसको 1 भी हम दे देते हैं, उसके अलावा प्रोटेक्टिव एंटीजन जिसको 2 फैक्टर दे देते हैं, फिर लिथल फैक्टर वो 3rd फैक्टर होता है। अब इडिमा फैक्टर जो होता है वो एडिनाइलेट काइलेज होता है जो कि CAMP लेवल जो होता है सेल्स के अंदर उनको इंक्रीज़ कर देता है। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड लॉस हो जाएगा। प्रोटेक्टिव एंटीजन जो है वो बीटा फ्रेगमेंट ऑफ अदर एक्सोटॉक्सिन्स के इक्विवेलेंट होता है। और ये जो है ये एंटी फैगोसाइटिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है और इसकी ज़रूरत पड़ती है अदर फैक्टर्स को एक्टिवेट करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ती है। लिथल फैक्टर जो होता है वो क्या करता है, वो मैक्रोफेज को स्टिमुलेट करता है और फ्री रेडिकल्स बनाता है, साइटोकाइनिन्स बनाता है। अच्छा, यहाँ पे ये फ्री रेडिकल्स वाला पार्ट है तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग रेडिकल होगा या रिड्यूसिंग रेडिकल होगा? ऑक्सीडाइजिंग रेडिकल्स। साइटोकाइनिन्स कौन कौन से बनाता है? IL-1B यानी इंटरल्यूकिन 1 बीटा, फिर ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा। ये क्या करते हैं, ये सिस्टमिक शॉक देते हैं और डेथ कॉज करते हैं। अब इसका एक प्रोसेस होता है पूरा इन्फेक्शन करने का, वो हम देख लेते हैं। पैथोजेनेसिस, इंजेक्शन ऑफ स्पोर। सबसे पहले क्या होगा कि किसी भी तरीके से या इन्हेलेशन से या इंजेक्शन से स्पोर जो है वो होस्ट में जाएगा। या उसके अलावा जो स्किन इंटैक्ट है, कहीं पे स्किन में कहीं पे कट है, डैमेज है, या फिर जो माउथ के अंदर टीथ में इरप्शंस वगैरह है कहीं पे, तो वहाँ से ये स्पोर अंदर चले जाएंगे या म्यूकोसल मेम्ब्रेन से। फिर ये क्या करेंगे, वहाँ जाके स्पोर जर्मिनेट कर जाएंगे, उनकी जो वेजिटेटिव फॉर्म होगी वो वहाँ जाके जर्मिनेट कर जाएगी और फिर लोकल मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे। लोकलाइज वे में ये लोग जो है वो अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे। फिर ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर घुस जाएंगे और वहाँ से ये लिम्फ नोड्स में चले जाएंगे। जब ये लिम्फ नोड में चले जाएंगे उससे ये डायरेक्ट जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में। और जब ये ब्लड स्ट्रीम में गए तो यानी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है ब्लड स्ट्रीम में, तो इसके लिए टर्मिनोलॉजी क्या होगी, सेप्टिसेमिया। और मोर करेक्ट क्या होगा, बैक्टीरीमिया, क्योंकि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है और फिर वहाँ जाके ये टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स अपने कोज करेंगे तो फिर उसको हम बोलेंगे टॉक्सेमिया। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है कैसे ये बैक्टीरिया उस होस्ट सेल को, होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, कहाँ कहाँ से ये गुजरेगा। और ये हो गया पार्ट पैथोजेनेसिस का। अब हम क्लिनिकल साइंस देखेंगे। क्लिनिकल साइंस सबसे बड़ा क्लिनिकल और सबसे पहला क्लिनिकल साइन जो होता है वो होता है डेथ। अगर मान लो एनिमल अच्छे से चल फिर रहा है, सडनली उसकी डेथ हो जाती है, तो साफ ये सिम्टम होता है एंथ्रेक्स का। अब अगर मान लो वो कोई सिम्टम शो कर रहा है, अगर वो सिम्टम शो कर रहा है तो वो सिम्टम शो करेगा कि बहुत ज़्यादा फीवर हो जाएगा उसको, लगभग 107 फ़ारेनहाइट के आसपास उसको फीवर हो जाएगा। लिथार्जी मतलब कुछ काम कर नहीं करेगा, लेजीनेस वो शो करेगा, डिप्रेशन उसे हो जाएगा। उसके अलावा उसके जो नेचुरल ओरिफिसेस है उससे ब्लड जो है वो बाहर निकलने लगेगा। अब लीजन्स देख लेते हैं। उडेमेटस और हिमोरेजिक चेंजेस आते हैं उसके बॉडी के लगभग सभी पार्ट्स के अंदर। स्प्लीन जो होते हैं, स्प्लीन वो बेसिकली होता क्या है, स्प्लीन ब्लड से फिल हो जाती है, राइट। तो माइक्रोस्कोपी में भी हम देखेंगे कि स्प्लीन के अंदर इरिथ्रोसाइट्स पाई जाती है। तो यहाँ पे लीजन्स में क्या होता है कि ये स्प्लीन जो होती है वो थोड़ी इनलार्ज हो जाती है और डार्क अनकोटेड जो ब्लड होता है उससे वो फिल हो जाती है। लिम्फ नोड जो होते हैं वो इडेमेटस, हिमोरेजिक और स्वेलन हो जाते हैं।
माइक्रोस्कोपिक चेंजेस की बात करते हैं तो दो मेजर माइक्रोस्कोपिक चेंज होते हैं कि एक तो हम उसका ब्लड का स्मीयर बनाते हैं तो वहाँ पे रोड शेप्ड बैक्टीरिया दिखेंगे जो कि एंथ्रेक्स होंगे। उसके अलावा जो स्प्लिन है उसके अंदर इरेथ्रोसाइट्स नज़र आएगी बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर जब हम उसके स्मीयर्स वगैरह प्रिपेयर करेंगे। अब हम डायग्नोसिस देख लेते हैं, एंथ्रेक्स का डायग्नोसिस कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इसकी नेक्रोप्सी नहीं करेंगे, जो पोस्टमार्टम वगैरह है ये बिल्कुल नहीं करेंगे, कारकस को ओपन नहीं करेंगे क्योंकि इसके स्पोर्स जो होते हैं वो हमारे अंदर भी जा सकते हैं, हमें भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो हम बेसिकली उस एनिमल का जो हेड होगा उसकी हिस्ट्री देखेंगे कि पहले कोई ऐसा एनिमल था जो कि सडनली उसकी डेथ हो गई, बिल्कुल सही था, अचानक से उसकी डेथ हो गई, या फिर जो मैंने सिम्टम्स बताए थे वो सिम्टम्स इसके अंदर ऑब्ज़र्व किए हो वगैरह। तो उसकी हिस्ट्री से हम लोग सबसे पहला मेथड और सबसे ज़्यादातर यूज़ मेथड जो है वो यही है कि हिस्ट्री हम चेक करेंगे। उसके अलावा अगर हम माइक्रोबायोलॉजी लैब तक जाना चाहते ही हैं तो फिर जैसे मैंने कहा था कि हम बेसिलस एंथ्रेसिस जो है उसको ब्लड स्मीयर पे देख सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम नेक्रोप्सी तो नहीं करेंगे, उसको कार्कस को जो है वो ओपन तो नहीं करेंगे, लेकिन उसकी जो ईयर वेन जो है वहाँ से ब्लड ले लेंगे और उस ब्लड को जो है हम एग्ज़ामिन करेंगे उसका स्मीयर बना के कि उसमें रोड शेप के जो बैक्टीरियाज़ है वो दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, है ना। उसके लिए हम फ्लोरोसेंट टेक्निक्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है उसको भी यूज़ किया जा सकता है एंथ्रेक्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए। और एस्कोली टेस्ट जो है वो बेसिकली जो एंथ्रेक्स के बाई प्रोडक्ट्स वगैरह, एंथ्रेक्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आइडेंटिफिकेशन में ये यूज़फुल होता है, जो कि एक प्रेसिपिटेट टेस्ट है जिसमें हाई टाइट्रेटेड एंटी सीरम्स वगैरह का हम यूज़ लेते हैं। तो ये डिज़ीज़ थी एंथ्रेक्स जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है।